हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इस वीडियो की ऑलरेडी 2-3 पार्ट बना चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लास्ट वाली जो पिछला वाला हमारा जो पार्ट था उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। और बाकी के वीडियोस का अगर आप हमारा चैनल सर्च करोगे तो आप पालोगे और आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में उतना ना जानते हो। आपकी बुक में ज्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है, पर जितना भी दिया हुआ है मैं उतना ही आप लोगों को कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। और अगर आप वीडियो के बाद ये नोट्स भी एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको एग्जाम में रिवीजन के टाइम बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के वो सब भी मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलो, बहुत फालतू फालतू की बातें हो गई, हम लोग पॉइंट पे आते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। World Trade Organization. Trade liberalization in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations said that trade between countries should be free. देखो, इंडिया में या इवन बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है, ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, फिर भी मैं शॉर्ट में भी बता देती हूँ। ट्रेड करने में जो लिबरलाइजेशन मिलती है हमें, लिबरलाइजेशन मतलब हमें लिबरल दया दिया जाता है, मतलब कि छोड़ दिया जाता है कि हाँ आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, आपको फ्री है। टैक्सेस रिड्यूस कर दिए जाते हैं और बहुत सारे जो लेबर वर्कर्स के जो भी रूल्स होते हैं उन सबको कम कर दिया जाता है, ताकि आप यहाँ पे जैसे होता है ना, एमएनसीज आती हैं दूसरे कंट्रीज से इंडिया में या किसी और कंट्रीज में जाती हैं, तो वहाँ ट्रेड लिबरलाइजेशन होता है तो वो लोग अच्छे से अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। मतलब ज़्यादा उन्हें रुकावट नहीं मिलती है, ज़्यादा उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर वो लोग इम्पोर्ट करवा रहे हैं तो उन लोगों को ज़्यादा उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, तो वो उन लोग के लिए ट्रेड लिबरलाइजेशन है। उन्हें ट्रेड करने में बहुत मतलब लिबरल हो गए हैं सारे लोग, बहुत ही नॉर्मल हो गए। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन ये होता है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन जो इंडिया में है उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं, कब हमें लिबरल होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए। मतलब ट्रेड लिबरलाइजेशन को वो लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उनका मानना ये है कि इंडिया में या किसी भी कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो फ्री होना चाहिए और वो ट्रेड होना ही चाहिए। ठीक है। तो उसी में से एक जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उन पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में से जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपके बुक में दे रखा है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन हु एम इज टू लिबरलाइज द ट्रेड। जिसका एम है, हुज है यहाँ पे देखो, हुज एम इज टू, जिसका एम है ट्रेड को लिबरलाइज करना। मतलब वही कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसमें मतलब लिबरलाइजेशन रखना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे एक टॉपिक है रूल्स ऑफ WTO। मतलब WTO क्या रूल्स सेट करता है और रोल्स होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे रोल्स करो, रोल क्या है WTO के, मतलब वो क्या करता है, वो क्या क्या कर सकता है। WTO स्टेबलाइज रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। उसके दो काम है, एक तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो भी रूल्स है वो सेट करेगा कि मतलब किस कंट्री में ट्रेड लिबरलाइजेशन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, और ये देखता है कि जो उसने बोला है, जो भी रूल्स उसने सेटअप किए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस इतना ही WTO का काम है। तो 2000 जून 2014 के मतलब डेटा के अकॉर्डिंग देयर आर 160 अप्रॉक्स 160 जो कंट्रीज हैं वो WTO की मेंबर हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेड बैरियर्स को अनफेयरली टेकन करती हैं। कहने का मतलब है
कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका बोलबाला थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसा कि आप लोग क्लास में होता होगा कि जो थोड़े बदमाश वाले और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले बच्चे होते होंगे ना, वो थोड़े से शरीफ टाइप के सिंपल से प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं उनको डरा धमका के रखते हैं, और जैसे अपने नोट्स कॉपी करवा लेते होंगे या मेरा होमवर्क कर दो ऐसा कुछ कहते होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी होता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। डेवलप्ड कंट्रीज क्या होते हैं, वो जबरदस्ती ट्रेड लिबरलाइजेशन जब करने को बोलता है डब्ल्यूटीओ, तो उस रूल को फॉलो ना करके ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं ताकि उनकी कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें डब्ल्यूटीओ, क्योंकि वो डेवलपिंग है उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, तो उन्हें डब्ल्यूटीओ की बात किसी न किसी तरह माननी ही पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मैंने मतलब आपको बता चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट करो। अगर आप वो पिछली पार्ट्स की वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आगे का कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ जाके आप उसे पहले चेकआउट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो क्या है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के इंडिया पे। तो देखो, प्रोड्यूसर्स की नज़र से देखें तो उन्हें बहुत सारे कंपटीशन मिल रहे हैं, क्योंकि अब बाहर से भी गुड्स आने लगा है, गुड्स इंपोर्ट होने लगा है, और एमएनसीज यहाँ पे सेटअप हो गई हैं, तो वो बहुत ही चीपर कॉस्ट पे गुड्स बनाती हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके नज़रिए से अगर हम देखें तो उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है, दोनों लोकल या फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल लोकल जो प्रोड्यूसर्स है उन्हीं को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, फॉरेन प्रोड्यूसर्स को भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है कि उनके पास चॉइसेस ज़्यादा है, उनके पास महंगे के भी चॉइसेस हैं और सस्ते के भी चॉइसेस हैं, और उनके पास क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कलर्स, ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ों के उनके पास अब चॉइसेस बढ़ गए हैं। तो अगर इसके बाद में अगर हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के अलावा देखें वर्कर्स का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पहला तो देखो एमएनसीज जो हैं, एमएनसीज जो हैं एमएनसीज यहाँ पे यानी इंडिया में या किसी भी और कंपनी में, कोई भी एमएनसी, एमएनसी मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इंडिया का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंडिया के पास एमएनसीज नहीं है। तो एमएनसीज कहीं भी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगी जब तक उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर इंडिया में ज़्यादा एमएनसीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इसका मतलब कि उन्हें इंडियन मार्केट से यानी इंडिया में उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड, और इंडिया की बहुत सारी टॉप कंपनीज जो है ना वो एमएनसीज के साथ अलाइन हो जा रही हैं, उनके साथ मिल जा रही हैं। और क्यों मिल रही हैं, तो ये शायद मैंने आप लोग को बताया था पिछले वाले वीडियो में या इसके पिछले पार्ट में। क्यों इसलिए मिल रही हैं कि जब एमएनसीज के साथ मिलेंगी यहाँ वाली कंपनीज, तो क्या होगा कि इन्हें न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, ये कंपनीज क्या करती हैं, एमएनसीज आती हैं पहले दूसरे जो इंडिया में, जो इंडिया या लोकल मार्केट में जो ऐसी कंपनी रहती है जिसकी पकड़ मजबूत रहती है या जो बहुत फेमस रहती है, जो जिसका ब्रांड काफ़ी फेमस रहता है, उनके साथ अलाइन हो जाती है, उनके साथ मिल जाती हैं। और फिर क्यों मिलती हैं, क्योंकि इन लोगों को तो अपना यहाँ पे स्टैब्लिश करना है, ट्रेड करना है। तो और जो इंडियन कंपनीज है वो इनके साथ क्यों मिलती हैं, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं इनकी टेक्नोलॉजी से या इनके प्रोडक्शन मेथड से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर लेंगी, इस प्रोडक्शन मेथड के थ्रू चलने लगेंगी, तो इनका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाएगा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी और अच्छे हो जाएंगे। तो एमएनसीज क्यों इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें बेनिफिट मिलता है इन सब चीज़ों से। अगर कहीं कोई एमएनसी है जिसको बेनिफिट नहीं मिल रही है किसी किसी कंट्री में, तो कभी भी उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई क्यों अपना लॉस रहेगा। और जो हमारी इंडिया की या जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस कंट्री की जो कंपनीज है वो क्यों एमएनसीज के साथ ज्वाइन होंगी, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी और प्रोडक्शन मेथड न्यू न्यू जानने को मिलेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडेज गाइस। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और इस चैप्टर को कंप्लीट ज़रूर देखना। ओके, बाय बाय।